जो है वो इस पर प्रोवाइड कर दूंगा। ये वो सारा हमारा कोर्स था जिसमें हमने जो है वो ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल पढ़ी। अगर आप इस कोर्स को सो फार आपने पढ़ा है तो यकीनन आप खुद में कॉन्फिडेंट होंगे कि यार हमने कुछ लर्न किया है। वो चीज़ें जो बाकी लोगों ने 4 से 5 साल प्रैक्टिस में जाके भी नहीं सीखी हैं, वो आपने इस कोर्स के दौरान सीखी हैं। आपको A to Z बताया गया चीज़ों के बारे में। अब इसके मैं फीचर्स बता देता हूँ इस कोर्स के कि जिसने ये कोर्स किया है उसको सबसे पहले बेसिकली पता होगा कि अगर मैं फैमिली की प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ तो कौन से कवानीन मुझे हेल्प करेंगे। ठीक है, कवानीन का जब पता चल जाएगा तो उसको पता होगा कौन सी अदालतें हैं फैमिली साइड पे जहां मैंने केस फाइल करना है और किन किन अदालतों से होता हुआ मेरा केस फाइनल होगा। नंबर 3 पे उसको पता होगा कि मैंने केस अदालत में कैसे फाइल करना है, फाइलिंग का सारा प्रोसीजर हमने इसमें समझाया। फाइलिंग के बाद उस बच्चे को पता होगा कि एक केस मेरा जो फाइल हो गया है, अब फाइल होने से डिसाइड होने तक, जजमेंट आने तक, डिग्री आने तक मेरा केस किन किन मराहल से, किन किन स्टेजेस में से गुजरना है, ये उसको पता है। अब अगर उसके पास कोई औरत आ गई है कि मुझे खुला चाहिए, तो उस बच्चे को खुला का सारा प्रोसीजर पता है, उस बच्चे को पता है मैंने खुला का दावा तैयार कैसे करना है, उस बच्चे को पता है मैंने खुला का दावा दायर कैसे करना है, उस बच्चे को पता है खुला का दावा मैंने डिग्री कैसे करवाना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरे जिन्होंने इस कोर्स को करके उसके बाद जो है वो प्रैक्टिकली ये काम किए भी हैं अदालत में विद आवर गाइडलाइंस। ठीक है, देन वो जिस बच्चे ने ये कोर्स किया है उसको पता है कि मैंने जो है वो औरत को मेंटेनेंस खर्चा कैसे लेके देना है। ठीक है, उस बच्चे को पता है कि औरत के जो बच्चे हैं उसको उसका खर्चा कैसे लगवाना है और खर्चे का जो दावा करना है, नानो नफका जिसको उर्दू में बोलते हैं, मेंटेनेंस का जो दावा है, इसके साथ क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। निकाहनामा लगना है, हस्बैंड की सैलरी स्लिप्स मस्त लगनी है, अगर बच्चों का खर्चा क्लेम कर रहे हैं तो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट साथ मस्त लगने हैं। बच्चों की अगर कोई कॉलेज की फ़ी है मेंशन करें, इतनी फ़ी है, इतनी ट्यूशन की फ़ी है, इतनी स्कूल की फ़ी है, ये अदा करनी है, इतना खर्चा बनता है हमारा, ये दें। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें ख्याल रखनी है। अगर आपको डावर चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि गैर मुअज्जल जो डावर है ऑन द डिवोर्स आप क्लेम कर सकते हैं, उससे पहले भी अगर करना चाहें तो आपका हक है। व्हेन डिमांड, जब भी औरत डिमांड करे वो जो है वो खर्चा ले सकती है, सॉरी डावर हकमैर जो डिमांड कर सकती है। वो कैसे रिकवर करना है वो आपको सारा इस कोर्स में हमने सिखाया। देन डाउरी आर्टिकल्स है, खुला हो गई है, तलाक हो गई है, सामान जहेज मर्द के घर में पड़ा हुआ है, उसको कैसे रिकवर करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, निकाहनामा साथ लगाना है, और क्या लगाना है, लिस्ट सारी साथ लगानी है। लिस्ट में क्या चीज़ें होंगी, वो सारा सामान A to Z जो आपको एट द टाइम ऑफ मैरिज मिला था वो सारा सामान इस लिस्ट के साथ लिखना है। ठीक है, अगर रसीदात है सामान की तो साथ लगा देनी है, नहीं है तो कोई मसला नहीं। अब ये भी सारा पता है। औरत का जो बच्चा हुआ है वो उसके एक्सपेंसेस उसके माँ बाप ने भरे थे, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस उसके माँ बाप ने भरे थे। ठीक है, ड्यूटी इसकी थी, हस्बैंड की थी, इसने पे करना था। वो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर आपने रिकवर करवाने हैं तो वो आपको दावा तैयार करवाया है, दावा तैयार करना आपको आता है, फाइल कैसे करना है आपको आता है, डॉक्यूमेंट साथ क्या लगने हैं, निकाहनामा लगेगा, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, जिस हॉस्पिटल से इलाज हुआ है उसकी सारी स्लिप्स लगेंगी, दावा आप दायर कर देंगे। ठीक है, देन अगर कोई बच्चा उसकी कस्टडी लेनी है कैसे लेंगे, दावा कैसे, पिटीशन कैसे तैयार करनी है, ड्राफ्ट तैयार करना सिखाया है, क्या डॉक्यूमेंट साथ लगेंगे, निकाहनामा लगा दें, प्रूव आ गया शादी का, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगा दें जो कि पैदा हुआ है, माइनर है साबित हो जाएगा बर्थ सर्टिफिकेट से, अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट साथ लगा दें और बता दें कि वेलफेयर बच्चे की मेरे साथ है, बच्चे की कस्टडी जो है वो मुझे दी जाए, पर्सन की हद तक भी प्रॉपर्टी की हद तक भी। ठीक है, ये सारा कुछ इस कोर्स का हिस्सा था। A to Z हमने हर चीज़ को इन डिटेल कवर किया है। आज इसको हमने कंक्लूड लेक्चर के तौर पे डिस्कस किया है जिसमें ईच एंड एवरीथिंग को हमने अगेन जो है वो रिकंसीडर किया है। होपफुली ये कोर्स जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। घर में रहते हुए आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके हाथों से गुजरी होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में बैठ गई होंगी और मज़ीद आपकी प्रैक्टिस के लिए 2 महीने तक ये कोर्स आपके ड्राइव्स पे अवेलेबल रहेगा। इसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इसके लेक्चर्स सुने, इसके नोट्स हैं उनको हैंड रिटन अपने पास महफूज कर लें और जहाँ पे कोई मसला आता है, लाजमी नहीं है कि ये कोर्स यहाँ पे ख़त्म हो गया तो आपका मेरा ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। 24/7 वेन एवर जो भी आपका कोई क्वेश्चन हो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वरिया हसन अलवी से एंड यू वाचिंग अलवी लॉ एसोसिएट्स। अच्छा जी, आज से तकरीबन 5 महीने पहले हमने एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की जो कि लीगल कोर्सेज़ के हवाले से हमारी एक लेक्चर सीरीज़ थी जिसमें बच्चों का क्वेश्चन था कि सर कितनी देर में हम इसको क्लियर करेंगे। तो टारगेट तो हमारा था कि 3 मंथ्स में हम कवर कर देंगे, जो कि आलमोस्ट हमने कर लिया था। उसके बाद डिफरेंट चीज़ें, मतलब वो रेगुलर सेशन स्टार्ट हो गए, क्लास का टाइम नहीं बचता था,
देन मेरा अपना कुछ ट्रीटमेंट था, 15-20 दिन उसमें गुजर गए। तो फाइनली ये वो वीक है कि जिसमें हमने इनको कंपाइल करना है इंशाल्लाह। टॉपिक्स आपके ऑलमोस्ट सारे क्लियर हो चुके हैं। इन लेक्चर्स में आपको A to Z शुरू से एंड तक एक आपकी मेमोरी जो है वो डेवलप करनी है, आपको चीज़ें जो है वो रिमाइंड करवानी है, ठीक है, ताकि आपका सारा का सारा कोर्स का एक स्केच जो है वो आपके माइंड में बन जाए। बेसिकली ये जो कोर्सेज थे ये डिज़ाइन किए गए थे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि प्रैक्टिस कर रहे थे और उनको वहाँ पे जाके कुछ ख़ास लर्निंग को नहीं मिल रहा था, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि प्रैक्टिस अभी जिन्होंने ज्वाइन नहीं की थी, घर बैठे वो कुछ सीखना चाह रहे थे, हाउ नाउ जो है वो चाहते थे अबाउट सिविल मैटर्स एंड फैमिली मैटर्स एंड क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है। तो जब क्वेश्चन ये होता है कि सर क्या हम प्रैक्टिस जो है वो ज्वाइन कर लें, हम पार्ट 2 में हैं, पार्ट 3 में है, आंसर है कि जी आप कर लें, ठीक है। सेकंड चीज़ ये है कि क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए या इंटर्नशिप करनी है। प्रैक्टिस में इंटर्नशिप में फ़र्क क्या है? प्रैक्टिस वो है कि जिसमें आप कहते हैं जी मैं वकील हूँ, मैं सब कुछ करूँगा, ठीक है। तो अभी आप क्योंकि लॉ स्टूडेंट होते हैं तो आपका एक्सपोजर वो नहीं होता है, तो आपसे इल्तमास की जाती है कि आप इंटर्नशिप करें। इंटर्नशिप क्या मतलब, एक फर्म को ज्वाइन करें और उस फर्म में रहते हुए आपको ख़ास स्किल जो है वो सीखें, ठीक है। लाइक अगर आप किसी ऐसी फर्म में हैं जहाँ पर टैक्स का काम करवाया जाता है, तो आप टैक्स के हवाले से जो है वो 5 से 6 महीने काम करें उनके साथ, और टैक्स की हाउ नाउ जो है वो ले लेंगे। इंटर्नशिप है कि आपने 5 महीने 6 महीने किसी फर्म के साथ काम किया, उसके साथ रह के आपने टैक्स के बारे में सारी हाउ नाउ ली है। एक फर्म है जहाँ पे जो है वो सिविल लिटिगेशन जो है वो सारा काम सिविल लिटिगेशन से रिलेटेड होता है। आप उस फर्म में चले गए, आपने 5 से 6 महीने वहाँ पे काम किया, तो आपने सिविल लिटिगेशन के बारे में हाउ नाउ ली, ठीक है। तो ये आपकी इंटर्नशिप्स होती हैं। इसमें मेन फोकस होता है जो स्टूडेंट का, वो ये होता है कि मैंने लर्न करना है, कुछ चीज़ सीखनी है। इसमें स्टूडेंट जो है वो सियासत का हिस्सा नहीं बनता है, इसमें स्टूडेंट जो है वो पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनता है, और यूज़ होने से भी बच जाता है। जब आप कहते हैं नहीं जी मैं तो वकील हूँ, तो फिर आप वो टाई भी लगाते हैं प्रॉपर, ठीक है, लगाएं, आई हैव नो इशू विद दैट, लेकिन वो फिर बैज टैग कर लेते हैं, फिर कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाते हैं। फिर जो है वो अभी मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉन्टेक्ट भी करते हैं कि सर मैं तकरीबन 6 महीने से प्रैक्टिस ज्वाइन की हुई है, और सीनियर जो है वो लास्ट टाइम सेक्रेटरी थे या सदर थे या वट, तो अभी उनके साथ ही होता हूँ। तो उनके चैम्बर में ये है कि वो नेक्स्ट जो भी कैंडिडेट है उसकी कैंपेन चला रहे हैं, तो वो सुबह आता हूँ, उनके साथ चला जाता हूँ, सारा दिन ऑफिस फिरता हूँ, कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, घर आ जाता हूँ, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं यही तो मना करता हूँ कि अर्ली ईयर्स जो हैं वो सियासत के नहीं होते। सियासत करनी है, मना नहीं करता हूँ, लेकिन एक टाइम आएगा सियासत का, उस टाइम पे जाके सियासत करनी है। जो शुरू के साल हैं वहाँ पे आपने लर्निंग करनी है, सीखना है, ठीक है, काबिल बनना है। 2 तरह से चीज़ें होती हैं, एक होता है डिग्री होल्डर, एक होता है नॉलेज होल्डर। डिग्री होल्डर कौन है? जिसने आपके साथ ही लॉ में एडमिशन लिया था और 5 साल शायद कॉलेज की शक्ल नहीं देखी होगी, अगर देखी भी होगी तो कॉलेज में कह लें लेक्चर्स नहीं थे, नोट्स नहीं थे, पढ़ा कुछ नहीं, और हर साल जो है वो सिर्फ पेपर देने और आ जाना, तो किसी तरह डिग्री मिल गई है, नॉलेज नहीं है। और ऑन दी अदर हैंड एक ऐसा बंदा है जिसने सारा साल पढ़ा है, जिसने सब्जेक्ट्स जो है वो केयरफुली जो है वो देखे हैं, जिसने रेगुलर सेशंस ज्वाइन किए हैं, जिसने हर सब्जेक्ट को पढ़ के पास किया है, वो नॉलेज होल्डर होता है। वो उसकी अप्रोच भी फिर अलग ही होती है फील्ड में जाके। तो इसी तरह ये जो कोर्सेज थे ये डिज़ाइन किए गए थे कि स्टूडेंट अपने एजुकेशनल करियर के दौरान जो है वो कुछ स्किल्स सीख ले, मतलब जब वो प्रैक्टिस में जाए तो वो इस काबिल हो कि वो सारा जो है वो जानता हो अबाउट फैमिली लॉज, ठीक है। फैमिली जितनी भी प्रैक्टिस हो सकती है वो सारी चीज़ें हमने आपको कवर करवाई हैं। मतलब अगर आप जो है वो औरत की साइड से हैं तो कौन कौन से दावे फाइल करने हैं वो सारे आपको सिखाए हैं, मर्द की साइड से हैं किस तरह से डिफेंड करना है सारा आपको सिखाया। आज इसको सारे का स्केच लेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, A to Z आपको पता चल जाएगा कि हमने इस कोर्स में क्या सीखा है। अगर तो सीखा है तो वेल एंड गुड, अगर मिस कर दिया है, नहीं सीख सके, तो मैंने अनाउंस किया था कि जैसे सेशंस ख़त्म हो जाएंगे तो 2 महीने तक आपकी एक्सेस हम ऑन रखेंगे, ठीक है। वो इसलिए कि हमने ड्राइव्स डिलीट करनी होती हैं, इतना ज़्यादा ड्राइव्स पे डाटा होता है, नए नोट्स वहाँ पे ऐड करने होते हैं, नए लेक्चर्स ऐड करने होते हैं, हम परमानेंटली ड्राइव्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं रख सकते, हमारी मजबूरी है, ठीक है।
तो 2 महीने आपको लिवरेज दी जाएगी, आप मज़ीद 2 महीने लें, आप अगेन लेक्चर्स को सुने, आप अगेन नोट्स को पढ़ें, अपने जो है वो हैंड रिटन नोट्स तैयार करें, अपने जो है वो ड्राफ्ट तैयार करें। जहाँ पर जो मसला आ रहा है आप 24/7 व्हाट्सएप ऑन है, आप मैसेज करें, आई विल रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब आप लेट्स सपोज वकील बन गए हैं और आप अपने चैम्बर, अब हम इसमें प्रेपोजिशन लेंगे, आज का जो लेक्चर होगा इसमें प्रेपोजिशन लेंगे और प्रेपोजिशंस को सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रेपोजिशंस को सॉल्व करते जाएंगे तो वो आपका कोर्स कवर होता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको तसव्वुर करते हैं, इमेजिन करते हैं कि आप वकील बन गए, या कह लें कि आप वकील तो नहीं बने लेकिन आपने सर अलवी का ये जो फैमिली लीगल कोर्स था ये अवेल किया था, और जिसकी फ़ी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 4000 रुपीज़ थी, जो कि अगर कंपैरेटिवली आप अदालत जाते हैं तो 1 महीने का एक्सपेंस आपका ऑलमोस्ट 15 से 20 हज़ार है। तो मतलब, और 6 महीने हो गए सीनियर के साथ सिर्फ कार्ड बांट रहे हैं, ठीक है। सीखा कुछ नहीं है, नहीं पता खुला क्या है, किस तरह से ड्राफ्ट करनी है, नहीं पता मेंटेनेंस अलाउंसेस क्या है, किस तरह से ड्राफ्ट करना है, दावा किस तरह से जवाब देना है, स्टेजेस क्या है किसी भी फैमिली सूट की, लॉज कौन कौन से इंप्लीमेंट होते हैं, नहीं पता है, खर्चे करी जा रहे हैं पल्ले से, ठीक है, और सीख भी कुछ नहीं रहे हैं। तो ऑन दी अदर हैंड ये एक सेशन था इन 4000 रुपीज़, ठीक है। तो जिन्होंने ज्वाइन किया वो इसका जो है वो हमें रिस्पॉन्स भी देंगे एट दी एंड। खैर, आपने ये सेशन ज्वाइन कर लिया, अब इससे आपको क्या क्या सीखने को मिला, जो हमारी आउटलाइन थी उस पर मूव कर जाते हैं कि सबसे पहले हमने किस चीज़ को जो है वो देखा। जब हम फैमिली मैटर्स की बात कर रहे थे तो हमने कहा जी सबसे पहले तो हम देखेंगे, जब आप चैम्बर में बैठे होते हैं या जब आप ऑफिस में बैठे होते हैं, तो अगर तो आप जो है वो डिग्री होल्डर वकील हैं तो फिर तो आपका इन चीज़ों से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। फिर आप तुक्के की वकालत करते हैं, ठीक है। फिर आप वो कोर्ट मैरिज वाला काम करते हैं जिसमें आप टिकटॉक पे लगाते हैं कि रात 3 बजे ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, एक पार्टी चकवाल से आई है, एक बदोमली से आई है, और दोनों का जो है वो निकाह पढ़ा दिया है रात 3 बजे। आप वकील हैं और आप रात 3 बजे निकाह पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और मोहब्बत को मिला दिया, जब तक जिंदा हूँ मोहब्बत की जंग लड़ता रहूँगा, रिश्ते मिलाता रहूँगा। रिश्ते कराने वाली आंटी हैं आप, या आप कोई जो है वो वकील हैं, इस चीज़ में फ़र्क है। हमने भी फैमिली कोर्स पढ़ा है लेकिन हमने वो कोर्ट मैरिज का तो कहीं नहीं आपको सिखाया, ठीक है। क्योंकि हमने आपको बनाना है एक काबिल वकील, हमने आपको दिहाड़ी बाज नहीं बनाना कि जहाँ पे आप लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलेंगे और दिहाड़ी लगा के घर चले जाएंगे, ठीक है। वो महीने में चाहे 4 कोर्ट मैरिज के केसेस आते हों, लेकिन वो पब्लिसिटी इतनी कोई इस टाइम पे पीक पे चल रही है कि एक जो झूठा कैप्शन लगाता है पीछे वो दर्जन वकील हैं वो वही लगा के तो चाड़ देते हैं जी इंटरनेट पे। वो क्या वो डायलॉग है ना, चाड़ दे भाई, मतलब वीडियो लगा दे, तो वो सीन चल रहा है। तो हमने वो वकालत नहीं करनी, हमने देखना है कि लॉ क्या है, किस तरह से वो लॉ काम करता है और कौन सा लॉ क्या रेमेडी आपको लेके दे सकता है, हमने उस चीज़ पे फोकस करना है। सबसे पहले मैंने आपको कुछ सब्सटेंटिव लॉज के बारे में बताया, कुछ प्रोसीजरल लॉज के बारे में बताया। मैंने आपको बताया कि सब्सटेंटिव लॉज से क्या मुराद है और प्रोसीजरल लॉज से क्या मुराद है। सब्सटेंटिव लॉज हमें मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और प्रोसीजरल लॉ हमारी हेल्प करता है अदालत के अंदर उस केस को आगे चलाने में, ठीक है। तो इस हवाले से इन डिटेल लेक्चर भी आपके पास रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है और इन डिटेल इस पे जो है वो नोट्स भी पड़े हुए हैं, जो कि इधर नीचे डिस्प्ले भी कर रहा हूँ और आपको वहाँ पे शो भी हो रहेंगे। मैटर्स कौन कौन से जो है इसमें फैमिली लॉ में कवर होंगे, आपका मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, डोवर, गार्डियनशिप, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, इनहेरिटेंस एटसेट्रा। बात शुरू होती है मैरिज से कि शादी क्या है, ठीक है। तो मैंने इन डिटेल आपको बताया कि सबसे पहले एक मैरिज से क्या मुराद है, ठीक है। वैलिड मैरिज क्या होती है, वॉइड मैरिज क्या होती है, इर्रेगुलर मैरिज क्या होती है, वैलिड मैरिज के क्या कंसिक्वेंसेस हैं, वॉइड मैरिज के क्या कंसिक्वेंसेस हैं, इर्रेगुलर मैरिज के क्या कंसिक्वेंसेस हैं, ये मैंने आपको इन डिटेल बताया, ठीक है। देन जब हमने पढ़ लिया कि मैरिज से क्या मुराद है तो देन हमने उसके आगे से मसले सारे डिस्कस किए, लेकिन उस पर जाते हैं अभी सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉज तक रहें, जिसमें मैंने आपको मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस पढ़ाया। देन हमने इसमें फैमिली कोर्ट ऑर्डिनेंस पढ़ा, ठीक है। ये डिफरेंट लॉज थे जो कि फैमिली के हवाले से आपकी हेल्प करेंगे। जब आप फैमिली प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब्सटेंटिव एज वेल एज कुछ प्रोसीजरल लॉज हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। ये आपने लेक्चर भी इन डिटेल पढ़ा हुआ है, सुनना है जाके, नोट्स भी इस पर अवेलेबल है पढ़ने। देन नंबर 2 पे जो हमारा टॉपिक था, मैंने कहा अगर चैम्बर में आप बैठे हैं तो सबसे पहले तो आपको लॉ का पता होना चाहिए। जब लॉ का आपको पता चल गया है, ठीक है, देन आपको हायरार्की पता होना चाहिए। लाइक आपके पास कोई क्लाइंट आया है, क्लाइंट अपना मसला पेश कर रहा है कि वकील साहब
मेरी सन फलां में शादी हुई थी, मेरे 2 बच्चे हैं, औरत आई है एक आपके पास, ठीक है, और मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे खर्चा नहीं देता और बच्चों को भी सही तरीके से मेंटेन नहीं करता और मुझे जो है वो मारता पीटता भी है और मैं जो है वो इस बेस पे खुला चाह रही हूँ, ठीक है, ये उसका मसला है। अब सबसे पहले जो आपको चीज़ आनी चाहिए वो ये सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉज का आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से सब्सटेंटिव लॉज हैं, ऐसे कौन से प्रोसीजरल लॉज हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं इन फील्ड ये सारी प्रैक्टिस में, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब इन लॉज का आपको पता होगा तो देन आप इससे आगे बढ़ सकेंगे। नेक्स्ट क्या है, हायरार्की ऑफ द कोर्ट। हायरार्की में क्या होगा, हम देखेंगे कि आपकी जो फैमिली कोर्ट्स हैं वो स्ट्रक्चर वाइज कैसी हैं, कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कहाँ तक आप जा सकते हैं, सबसे लोएस्ट फोरम कौन सा है जहाँ भी हमने कोई केस फाइल करना है और वहाँ की अपील कहाँ जाएगी, देन अपील या कहाँ तक आपका मसला जाके हल होगा। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले सबसे लोअर लेवल पे आपके पास फैमिली कोर्ट्स होती हैं, ठीक है, जो कि लाहौर के अंदर सिविल कोर्ट से हट के अलग से फैमिली कोर्ट्स बना दी गई हैं। बाज़ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे सिविल एंड फैमिली इकट्ठी पावर्स दी होती हैं, ठीक है, लेकिन लाहौर में स्पेसिफिकली अलग से फैमिली कोर्ट्स जो है वो उनका क़याम अमल में ले आया गया है और वो पावर्स भी जो है वो अलग से हैं, सीपीसी के अकॉर्डिंग ये नहीं चलती हैं, स्पेशल इनका प्रोसीजर है, उसके तहत जो है वो मामला तय होते हैं। आपने खुला फाइल करनी है तो सबसे पहले आप किधर, हाई कोर्ट जाकर फाइल नहीं करेंगे, आप सबसे पहले जो आपकी फैमिली कोर्ट मौजूद है वहाँ पे जाके खुला का केस फाइल करेंगे, ठीक है। आपने को मेंटेनेंस का केस फाइल करना है तो डायरेक्ट जाके हाई कोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि आपकी सबसे लोएस्ट फोरम जो है यानी आपकी जो फैमिली कोर्ट्स हैं वहाँ पे जाके आप कोई भी केस फाइल करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हमने देखा कि मेंटेनेंस का केस जो है वो डिसाइड हो गया है तो अब आप उस केस से जो है वो खुश नहीं है, उस फैसले से जो है वो खुश नहीं है, तो आप अपील फाइल करना चाहते हैं, तो कहाँ अपील आप फाइल कर सकते हैं, वो कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है, कि अगर आप फैमिली कोर्ट के डिसीजन से जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप अपील फाइल कर सकते हैं कहाँ पे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास, ठीक है, जिसको एडीजे आप बोलेंगे, उसकी क्या पावर्स हैं एटसेट्रा वो देखा। देन अगेन आपको कोई रिजर्वेशन है, उसकी अपील से आप खुश नहीं हैं, फैसले से खुश नहीं हैं, तो अगेन आपके पास हाई कोर्ट का ऑप्शन है एंड देन आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हायरार्की थी और डिफरेंट मैंने आपको इसमें कंपैरिजन भी करके बताया कि फैमिली कोर्ट की क्या पावर्स हैं, देन आगे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की क्या पावर्स हैं, हाई कोर्ट इसमें क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, इन डिटेल इस पर आपके पास लेक्चर अवेलेबल है, इन डिटेल इस पर नोट्स अवेलेबल हैं, आपने इसको भी इन डिटेल देखना है। तो सबसे पहले तो हमें लॉ पता चल गया कि लॉ बेसिकली कौन कौन सा है जो फैमिली मैटर्स को डील करता है। सेकेंडली हमें अदालतों के बारे में पता चल गया कि ऐसी कौन सी अदालतें हैं जो कि फैमिली केसेस के हवाले से काम करती हैं, कहाँ पे हमने केस फाइल करना है, कहाँ से उसके मतलब उस अदालत का फैसला आएगा तो देन कहाँ जाना है, देन उस अदालत का फैसला आएगा तो देन हम कहाँ जा सकते, सारे फोरम्स का आपको पता चलेगा, ठीक है। तो बीइंग एन एडवोकेट, बीइंग अ लॉयर, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। देन सीक्वेंस वाइज नंबर 3 पे हमने देखा कि आपने फैमिली सूट कोई फाइल करना है। अब वो जो बीबी आपके पास आई बैठी थी जो कह रही थी कि मैंने जो है वो खुला लेनी है, तो अब इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली सूट या फैमिली इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इन फैमिली कोर्ट एक्ट 1964, फैमिली कोर्ट एक्ट है आपका 1964 का, उसके तहत आप कोई सूट जो है, कोई केस जो है, कोई मुकदमा जो है फैमिली नेचर का, वो कहाँ फाइल करेंगे, कैसे फाइल करेंगे, ये फाइलिंग के बारे में मैंने इन डिटेल आपको बताया। जब कोई क्लाइंट आपके पास आ जाता है तो पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि लॉ कौन सा अप्लाई होगा, वो मैंने आपको बताया। देन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी अदालत में हमने जाना है, वो अदालत का सारा बताया, लेक्चर मौजूद है, नोट्स मौजूद है, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपका क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ कि ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, ठीक है, सीक्वेंस वाइज। देन जब आपको अदालतों के बारे में इल्म हो गया तो देन मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से वो केस जो है वो दायर करना है। यहाँ पे अगेन मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। आपके पास वो औरत आ गई, औरत ने आगे कहा कि मेरा हस्बैंड जो है वो मारता पीटता, 2 मेरे बच्चे हैं, सन 2020 में मेरी शादी हुई थी, 2026 चल रहा है, खर्चा मुझे देता कोई नहीं है, मेरी ज़िंदगी बड़ी नागुज़ीर चल रही है, मैं जब भी उससे जो है वो प्यार से मोहब्बत से जो है पेश आने का कहती हूँ तो वो मेरे से जुल्म करता है
और मुझे जो है मिसट्रीट करता है, उसके घर वाले भी मुझे मारते पीटते हैं, तो मेरे साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाता है, मेरी ज़िंदगी जो है वो उसके साथ बड़ी अजीरन है, मुझे खुला चाहिए, ठीक है। तो ये खुला का राइट औरत का एक ऐसा राइट है जिसको कोई भी रोक नहीं सकता। चाहे आप जितने मर्जी बड़े वकील हैं, आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, आप कोई भी फन्ने का है, आप जो है वो खुला को नहीं रोक सकते, ठीक है। खुला एक ऐसा सूट है, ये एक ऐसा औरत का राइट है जो उसको जो है वो गिवन है, उसको जो है वो शरई तौर पे भी दिया गया है कि वो खुला जो है वो ले सकती है और खुला के ज़रिए अपनी शादी जो है वो ख़त्म कर सकती है। अब ये खुला जो है वो अगर आपने फ़ाइल करनी है तो ये आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे पहले खुला का दावा भी मतलब तैयार करना भी सिखाया कि अगर आपको खुला चाहिए, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला, तो आपको जो है वो खुला का दावा तैयार कर लिया आपने। जब तैयार कर लिया तो उसके साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स भी मैंने उस वीडियो में दिखाए हुए हैं। मतलब वो जो मैंने इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का एक दावा किया था, उसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स साथ दिखाए हुए हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके साथ फैमिली सूट के लगेंगे, वो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। जिस टाइम पे हमने ये लेक्चर्स किए थे तब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का कंसेप्ट नहीं था। अब लाहौर के अंदर स्पेसिफिकली, बाकी रीजन्स में भी आई गेस सो, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स बाकी बार्स में से हैं वो यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं कि बाकी बार्स में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन चल रही है या नहीं। लाहौर की हद तक तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो चल रही है। अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन क्या है, पहले होता था कि क्लाइंट ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सेंड कर देता था और आप जो है वो घर में बैठे, ऑफिस में बैठे दावा लिखते थे और दावा लिख के साइन अंगूठे खुद ही क्लाइंट के करके तो जाके दावा फाइल कर देते थे। अब ऐसा कंसेप्ट नहीं है। अब क्या होगा, अब आप दावा तैयार करेंगे, दावा तैयार करके आप क्लाइंट को बुलाएंगे, ठीक है। जो भी वो औरत है, जो भी वो बीबी है, उसको आप बुलाएंगे, उसको बुला के कहेंगे कि भाई आए साथ मेरे अदालत चलें। आप अदालत का जो दायरगी रूम होता है, मैंने दायरगी रूम का भी सारा कंसेप्ट बताया था, जहाँ पे जाके आपने दावा सबमिट कराना है, वहीं पे बायोमेट्रिक सेल बना दिए गए हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके वो खातून, वो औरत जिसने दावा दायर करना है, उसका अंगूठा लगेगा। अगर औरत है तो राइट हैंड का थंब लगता है, अगर मर्द है तो लेफ्ट हैंड का थंब लगता है, ठीक है। ये थंब लगा के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है। वो वेरिफिकेशन की एक रिसीट आपको ऑन द स्पॉट दे देते हैं। वो रिसीट भी आपने अपनी इस प्लेंट के साथ लगा देनी है। प्लेंट आपने तैयार कर ली, बीइंग एन एडवोकेट आपका काम है प्लेंट तैयार करना, स्टेनो के पास नहीं लेके जाना है। जब आपको यहाँ पे सारा सिखा दिया गया है तो फिर आप खुद ड्राफ्ट तैयार करें और खुद जो है वो ड्राफ्ट तैयार करके जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लगाएं। खुला के दावे में जो एक चीज़ वाहिद साथ लगाना ज़रूरी है वो औरत का वो है निकाहनामा है, ठीक है। अगर तो निकाहनामा औरत की कस्टडी में है, पोजेशन में है, तो वो कॉपी उसकी साथ लगा दे। अगर निकाहनामा पास नहीं है तो वो कह सकती है कि निकाहनामा इज इन द कस्टडी ऑफ डिफेंडेंट, डिफेंडेंट की कस्टडी में है, तो वो उसके बिना भी दावा फाइल हो सकता है, ठीक है। साथ में वो बायोमेट्रिक जो रिसीट मिली आपको वो लगानी है। साथ में जो वकील साहब हैं उनका लोकल जो उनकी बार है, लाहौर बार है, जो भी उनकी सरगोदा बार है, उस बार का मेंबरशिप कार्ड लगता है, ठीक है। और साथ में जो आपका क्लाइंट है, चाहे वो औरत है मर्द है, उसके आईडी कार्ड की कॉपी लगेगी। और वीआईपी फाइल के नाम से फाइल आपको मिल जाती है, स्टेशनरी वाले जो बैठे होते हैं फट्टों पे, उसके ऊपर उसके अंदर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऐड कर देने हैं और जाके आपने जो दायरगी रूम है, ठीक है, जहाँ पे केस दायर किए जाते हैं, सबमिट किए जाते हैं, वहाँ पे आपने ये केस जो है वो अपना सबमिट कर देना, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, सूट आपका इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है। जब सूट इंस्टीट्यूट हो गया है, ये सारा तरीका मैंने बताया हुआ है। ये माइक जो है इसको यहाँ पे रखिए, ख्याल हो रहा है। स्टूडेंट्स 1 मिनट का वेट करिएगा, यहीं से कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। अच्छा जी, तो मैंने आपको सूट इंस्टीट्यूट कैसे करना है, दायर कैसे करना है, इस सारी दायरगी का प्रोसेस बताया। और जो नई इसमें अपडेट आई है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन की अपडेट है, वो मैंने आपको इस लेक्चर में साथ ऐड कर दी कि अब क्या हुआ करेगा कि आपको साथ सूट की वेरिफिकेशन के लिए क्लाइंट का ऑन द स्पॉट होना ज़रूरी है, जिसमें आप उसकी वेरिफिकेशन करवाएंगे। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट तक हमारे पास मसला हल हो गया, ठीक है। सीक्वेंस वाइज हम चल रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि कौन सा लॉ है जहाँ से हम अब बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है, जहाँ से हमें हेल्प होगी, ठीक है। सब्सटेंटिव एज वेल एज प्रोसीजरल।
देन हमने देखा कि अदालतों का निज़ाम क्या है फैमिली साइड पे, कहाँ से हमारा केस शुरू होगा, कहाँ तक जा सकता है। देन हमने देखा कि कोई भी जो फैमिली से रिलेटेड सूट है उसको इंस्टीट्यूट कैसे करना है, उसको फैमिली कोर्ट में जाके दर्ज कैसे करना है, दायर कैसे करना है। दायरगी पे प्रॉपर एक लेक्चर मौजूद है, आप उसको लेक्चर को जाके सुने, मैंने सारे पॉइंट्स उसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं, कहीं पे कोई मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको सूट दायर हो गया, दायर होने के बाद सूट कहाँ चला जाएगा, अदालत में चला जाएगा, केस जो है वो आपका अदालत में चला जाएगा। अब अदालत में जब कोई केस चला जाएगा तो उसके बाद एक केस की कौन सी स्टेजेस हो सकती हैं, ठीक है। जब केस दायर हो गया है तो दायर होने के बाद एक सूट की, एक फैमिली केस की क्या स्टेजेस हो सकती हैं, किन किन मराहल से आपका वो फैमिली सूट जो है वो गुजर सकता है, वो सारी स्टेजेस मैंने आपको जो है वो करवाई। मैं स्टेजेस यहाँ पे आपको शो भी करवा देता हूँ। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हो गया, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बाद स्टेजेस ऑफ फैमिली सूट पे आ जाते हैं। स्टेजेस की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आपका फाइलिंग ऑफ सूट हो गया कि आपने सूट जो है वो इंस्टीट्यूट कर दिया। जब सूट इंस्टीट्यूट हो गया है तो साथ आपने डॉक्यूमेंट्स लगा देने हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने हैं मैंने पहले बताया, अगर खुला का केस है तो CNIC लग जाएगा, साथ जो है वो निकाह नामा लग जाएगा, ठीक है। अगर कोई बच्चे हैं और वो माइनर हैं और आप कस्टडी का सूट फाइल कर रहे हैं तो साथ जो है वो उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स लग जाएंगे, ठीक है। अगर आप अच्छा जी, तो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स मतलब ड्राफ्ट आपने तैयार कर लिया, ड्राफ्ट तैयार करके जो 7 डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, अगर तो सिंपल खुला का दावा है तो निकाहनामा इनफ है। अगर कोई बच्चों की कस्टडी लेनी है तो 7 बर्थ सर्टिफिकेट्स भी लग जाएंगे, मतलब निकाहनामा तो मस्ट है, 7 बर्थ सर्टिफिकेट्स भी लगेंगे। अगर बच्चों का खर्चा लेना है तो निकाहनामा तो लगेगा ही लगेगा, साथ हस्बैंड की आमदन क्या है, हस्बैंड कमाता क्या है, वो भी साथ सैलरी स्लिप्स लगाएंगे आप। अगर जो है वो डॉरी आर्टिकल का दावा करना है तो डोरी आर्टिकल में निकाहनामा मस्ट है, ठीक है। जो भी फैमिली सूट फाइल करना है निकाहनामा मस्ट है, शादी पहले प्रूव करनी है ना। जो भी हम ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे शादी से हम बात स्टार्ट कर रहे थे कि शादी इस डेट को इस हक महर की एवज हुई, तो शादी पहले, उसके बाद अगर आप जो है वो डावर मांगना चाह रहे हैं हक महर, तो उसको हक महर को भी साबित करने के लिए निकाहनामा ज़रूरी है। देन अगर आप जो है वो डिलीवरी एक्सपेंसेस का दावा कर रहे हैं तो हस्पताल के जो खर्चे हैं उनकी जो स्लिप्स हैं वो निकाहनामे के साथ आपको दावे के साथ लगानी पड़ेंगी। तो ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वो साथ लगा दिए, दावा दायर हो गया। जब दावा दायर होगा तो वो कहाँ चला जाएगा, आगे अदालत के अंदर चला जाएगा। जब अदालत के अंदर चला गया है तो दूसरी पार्टी को ख्वाब तो नहीं आना कि मेरी बीवी ने जो है वो केस फाइल किया हुआ है मेरे खिलाफ, तो उसको कैसे पता चलेगा, अदालत उसको समन करेगी, अदालत उसको नोटिस भेजेगी। ये नोटिस पे भी मैंने इन डिटेल वहाँ पे सर खपाया हुआ है, बताया हुआ है कि नोटिस कैसे करवाने हैं, नज़ारत ब्रांच क्या होती है, 2 स्लिपें अपने पास रखनी है, 2 स्लिपें TCS करवानी है, 2 स्लिप्स जो है वो बैलफ को देनी है, बैलफ जाके तामील करवा के लाएगा। जब बैलफ जो है वो नोटिस की तामील करवा लाएगा तो उससे अगली डेट पे कोर्ट क्या प्रोसीडिंग करेगी, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। फिर बताया था कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग क्या होती है, नोटिस सर्व हो गए, दूसरी पार्टी अदालत में हाजिर नहीं हुई तो अदालत कहेगी एक्स पार्टी, मतलब यक तरफा कार्रवाई, एक पार्टी को सुन के फैसला कर दो, ठीक है। तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो जाएंगी, फैसला हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी पार्टी पेश हो गई है, अदालत में आ गई है नोटिस सर्व करने के बाद, तो अदालत उसको कहेगी जवाब दावा लेके आओ, रिटर्न स्टेटमेंट लेके आओ। रिटर्न स्टेटमेंट कैसे लिखनी है मैंने आपको बताया, पहले प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस देने हैं हर दावे के अंदर। जब आप डिफेंडेंट की साइड से हैं, मर्द की साइड से हैं, औरत अगर मुदैया है, प्लेंटिफ है, और आप वकील हैं डिफेंडेंट साइड से मर्द की तरफ से, तो आपने पहले उस दावे को पढ़ के प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस उठाने हैं, देन आपने पैरावाइज उसका रिप्लाई देने हैं। रिटर्न स्टेटमेंट सारी लिखनी हुई सिखाई हुई है और लिखवाई भी, प्रैक्टिसेस भी आपसे करवाई हुई। तो ये सारी चीज़ें जब रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगी तो अदालत क्या करेगी, प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स करेगी, जिसमें मसालहत की कोशिश की जाएगी, रिकन्सिलिएशन की कोशिश की जाएगी कि दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो है वो पैचअप हो जाए। अगर तो पैचअप हो जाता है तो वहीं पे अदालत जो है वो कोई ना कोई डिग्री जो है वो कंसेंट डिग्री जारी कर सकती है। अगर नहीं होता तो अदालत कहेगी ठीक है इशू फ्रेम करते हैं। जब इशू फ्रेम हो जाएंगे तो उसमें मसला आ जाएगा कि एज सच डिसाइड क्या क्या करना है, फिर उन इश्यूज़ को अदालत डिसाइड करेगी और देन जजमेंट एंड डिग्री। तो ये सारी की सारी जो स्टेजेस हैं किसी भी फैमिली सूट की, ये सारी मैंने आपको इन डिटेल
पढ़ाई हैं, इन पे लेक्चर्स प्रॉपर मौजूद है, एक एक घंटे का लेक्चर शुरू के लेक्चर्स हैं, वो इन डिटेल हैं, उनको पढ़ें, उनको पढ़ के सीखें, आप इंशाल्लाह फील्ड में जाके बाकी लोगों से अलग परफॉर्म करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इन कोर्सेज़ को ज्वाइन किया, अब जब वो फील्ड में गए हैं तो वहाँ पे चैम्बर के अंदर जो 3-3 साल पुराने लोग हैं उनको कुछ भी नहीं आता, और ये जो बच्चे गए हैं इनको सब कुछ आता है। सीनियर्स फिर इनकी तारीफ़ भी करते हैं कि इनको ड्राफ्ट्स लिखने भी आते हैं, इनको केसेस की प्रोसीडिंग्स का भी पता है, इनको नहीं बता रहे फिर भी इनको पता है। तो ये घर से ही सीख के आए हैं, तो ये घर से इसी तरह सीख के आए हैं कि इनको सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई गई हैं तोते की तरह। अब उससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमने देखा, फिर जब इन सारी चीज़ों से निकल आए तो हमने देखा कि सबसे पहले मैरिज का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, मैरिज में हमने देखा कि मैरिज कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, वैलिड मैरिज हो सकती है जिसमें तमाम तर कंडीशंस पूरी हैं। क्या कंडीशंस पूरी होनी चाहिए किसी वैलिड मैरिज के लिए? 2 पार्टीज, ठीक है, एक पार्टी की तरफ से ऑफर, दूसरी की साइड से एक्सेप्टेंस, दरमियान में एक कंसिडरेशन जिसको आप हक महर के तौर पे ले सकते हैं। नंबर 4 पे जो कंसेंट है पार्टीज़ की वो फ्री होनी चाहिए। ठीक है, यानी दोनों पार्टीज़ अपनी आज़ाद मर्जी से जो है वो शादी कर रही हैं। नंबर 5 पे कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़, यानी पार्टीज़ आर कॉम्पिटेंट टू गेट मैरिड। ठीक है, कॉम्पिटेंसी से क्या मुराद है? पंजाब के अंदर कानून जो है वो लागू हो चुका है कि लड़का भी 18 साल का, लड़की भी 18 साल की, दोनों 18 साल के होंगे तो तस्लीम किया जाएगा उनकी शादी को। अगर दोनों में से कोई भी जो है वो 18 साल से कम है और उन्होंने जो है वो शादी कर ली है तो वो शादी क्या हो जाएगी? वो इर्रेगुलर हो जाएगी। ठीक है, और उसके बदले में उनको फ़ाइन हो सकता है, उनके बदले में उनको सज़ा हो सकती है। ठीक है, ये मैंने सारा इस पे भी लेक्चर अपलोड किया हुआ है, यूट्यूब पे अवेलेबल है कि अगर आप कम उम्र में शादी करते हैं तो उसके क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं, इसको भी आप इन डिटेल जाके ले सकते हैं। तो मतलब मेल फीमेल दोनों का 18 साल होना ज़रूरी है। तो यानी अगर ये शराइत सारी पूरी होंगी तो मतलब जो आपने शादी की है वो वैलिड है, गो विद द फ्लो। ठीक है, लेकिन अगर वैलिड नहीं है तो क्या हो सकती है? इर्रेगुलर हो सकती है, वॉइड हो सकती है। वॉइड वो है जो सिरे से ही मना कर दी गई, जैसे 2 बहनें हैं तो उनसे एक टाइम पे नहीं करनी। मुहर्रमात हैं, ठीक है, मुहर्रमात क्या होती हैं? मतलब खूनी रिश्ता है आपका। ठीक है, तो खूनी रिश्ते जिनके साथ हों उनके साथ जो है वो आपने शादी नहीं करनी। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई शादी करते हैं तो वो सिरे से जो है अवॉइड कर दी जाएगी। लेकिन इर्रेगुलर क्या है? मर्द को इजाज़त है कि वो 4 शादियां कर सकता है, 4 शादियों के साथ 5वीं कर ली है, तो ये जो 5वीं है इर्रेगुलर है, वॉइड नहीं है। पहली 4 में से कोई एक फोत हो गई है, पहली 4 में से किसी एक को खुला दे दिया, पहली 4 में से किसी एक ने पहली 4 में से किसी एक ने खुला ले ली है या आपने तलाक दे दी है, तो उसी सूरत में 5वीं जो है वो पहली 4 में आ जाएगी, तो वो 5वीं वाली देन वैलिड हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको इन डिटेल मैरिज का कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है। अब जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद मसले शुरू होते हैं। पहले साल जो है वो मामला ठीक चलते हैं, गोलगप्पे चल रहे होते हैं, कोई बर्थडे आ गई है गिफ्ट चल रहे होते हैं, कोई वैलेंटाइन डेज आ गया है गिफ्ट चल रहा होता है। ठीक है, तो मीनवाइल बाद में मसाइल आना शुरू होते हैं। तो जब मसाइल आना शुरू होते हैं तो वहाँ पे फिर औरत कहती है जी मैंने अपनी मैरिज जो है वो डिसॉल्व करवानी है। अब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज से क्या मुराद है, इसको हम इन डिटेल देखेंगे माजरत के साथ। अच्छा जी, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज देखेंगे, उसका कंसेप्ट इन डिटेल के डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज से क्या मुराद है। ठीक है, देन इसके बाद हाउ टू फाइल अ सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला। खुला की बुनियाद पे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का जो सूट है वो किस तरह से आप फाइल कर सकते हैं, इन डिटेल इसको मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, जिसमें थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर भी लेते हैं, लाइक ड्राफ्ट आपके सामने जो है वो प्रेजेंट करते हैं कि अगर आपने खुला का सूट फाइल करना है। अब होता क्या है कि साल गुजर जाते हैं। अभी परसों मेरे साथ एक भाई बैठे हुए थे, वो तकरीबन 7-8 साल की उनकी प्रैक्टिस है, और वो कहते हैं जी मैंने बड़े ना कॉन्फिडेंटली मुझे बता रहे थे कि मैंने आज तक लैपटॉप का हाथ नहीं लगाया। हालांकि ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है कि लैपटॉप का हाथ नहीं लगाया, बीइंग एन एडवोकेट। ठीक है, तो मतलब आप अपने दावे खुद नहीं लिखते, स्टेनो से लिखवाते हैं। एक खुला का दावा जो कि हमारा बच्चा भी पार्ट 2 में है, 3 में है, वो आराम से खुला का दावा कोई भी प्रपोजिशन सेंड कर दो, वो बच्चा इस काबिल है कि वो खुला का दावा लिख के सेंड कर रहा है। और एक ऐसा वकील है जो कि 8 साल से प्रैक्टिस कर रहा है और आज तक उसने खुला का दावा ही हाथ से नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये शर्म की बात है बीइंग एन एडवोकेट। ठीक है, तो आपको दावा जो है वो खुद लिखना आना चाहिए। ठीक है, चाहे वो मेंटेनेंस का है, चाहे वो खुला का है, चाहे वो जो है वो कस्टडी का है, सारे दावे आपको खुद लिखने आने चाहिए। तो इसमें एक दावा जो है वो देख लेते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला। पहले इसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, देन इसका दावा भी होगा, अभी इसमें आ जाता है। एसेंशियल्स ऑफ प्लेनेट पढ़ा है, एसेंशियल्स ऑफ प्लेनेट को डिस्कस कर लेते हैं, बाकी सारे दावे आपके हो रहेंगे। ठीक है,
एसेंशियल्स ऑफ प्लेंट मैंने आपको पढ़ाया कि कोई भी जो आपने दावा लिखना है ना, अब आ जाए कि बेसिक लॉ का भी आपको सारा फैमिली का पता चल गया, देन अदालतें कौन सी काम करती हैं वो भी आपको सारा पता चल गया, देन सूट फाइल कैसे करना है फैमिली कोर्ट के अंदर वो भी आपको पता चल गया, देन एक सूट जो आपने अदालत के अंदर फाइल किया है वो किन किन स्टेजेस से गुजर के फाइनलिटी तक पहुंचेगा वो भी आपको सारा पता चल गया। तो उसके बाद आपने सूट जो है वो दायर अदालत में कर भी दिया। तो अदालत में जब सूट दायर करना है तो उससे पहले प्लेंट तैयार करनी है। तो प्लेंट कैसे तैयार करेंगे, उसके क्या क्या एसेंशियल्स हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें होना ज़रूरी हैं, वो मैंने आपको पढ़ाया। तो उसमें सबसे पहले अदालत का नाम था, जिसमें हम पढ़ते होते थे कि इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज विद द पावर्स ऑफ फैमिली कोर्ट लाहौर। ये जैसे कि आ गया हमारे सामने, इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज विद द पावर्स ऑफ जज फैमिली कोर्ट लाहौर। ठीक है, ये हमारे पास सारा आ गया। तो इस तरह से आपने अदालत का नाम लिख देना है। अदालत के नाम के बाद मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सी स्पेस आपने छोड़नी होती है। यहाँ पे आपका वो 2 रुपये वाला 5 रुपये वाला जो है वो टिकट नॉर्मली जो है वो लगता है। इसके बाद फैमिली सूट नंबर की हेडिंग दे दिया आपने कि हम जो दावा दायर करने जा रहे हैं ये एक फैमिली नेचर का सूट है। ठीक है, 2025 में तब हमने ये पढ़ा था, लेकिन अभी 2026 आ गया तो आप यहाँ पे हेडिंग दे देंगे 2026 की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट की डिटेल्स। ठीक है, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट की डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें लिखनी है, 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी है जो भी आप दावा तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले जो आपका प्लेंटिफ है उसका नाम आ जाएगा, चाहे मर्द है चाहे औरत है उसका नाम आ जाएगा। सेकंड नंबर पे उसकी वल्दियत आ जाएगी। ठीक है, अगर औरत है और शादी अभी इंटैक्ट है तो हस्बैंड का भी नाम आ सकता है, अदरवाइज जो है उसके वालिद का नाम आ जाएगा। और थर्ड जो चीज़ है वो एड्रेस है। एड्रेस पे स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो रहे होते हैं। औरत जहाँ पे राइट नाउ रह रही होती है ना, वहाँ पे वो फैमिली सूट दायर कर सकती है, डिपेंड नहीं करता कि शादी कहाँ हुई थी। लेट्स सपोज शादी जो है फैसलाबाद हुई थी, वहाँ से वो जो है वो अब लाहौर आ चुकी है, तो अब लाहौर में वो जो है वो केस फाइल कर सकती है। ठीक है, तो आपने अगर उसका आईडी कार्ड का एड्रेस फैसलाबाद का है तो आईडी कार्ड का एड्रेस लिख के साथ आगे ब्रैकेट में लाहौर का एड्रेस लिख देना है कि प्रेजेंटली रिजाइडिंग एट लाहौर। ठीक है, जब प्लेंटिफ की डिटेल्स दे देनी है तो उसके बाद वर्सेस मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि वर्सेस का मतलब होता है बनाम, ये नहीं होता कि बामुकाबला, बल्कि इस वर्सेस का मतलब होता है बनाम कि किसके नाम आप केस फाइल कर रहे हैं। सिर्फ आवाज़ एक आध स्टूडेंट को नहीं आ रही है या बाकी स्टूडेंट्स को भी नहीं आ रही है? बाकी स्टूडेंट्स को ऑल क्लियर है तो मतलब कि आपका अपना इशू हो सकता है एक आध स्टूडेंट का। अच्छा जी, वर्सेस में डिफेंडेंट की डिटेल्स आ जाएंगी। डिफेंडेंट की डिटेल्स में अगेन वही चीज़ें लिखनी है हमने, डिफेंडेंट का नाम, डिफेंडेंट की वल्दियत और उसका एड्रेस। ठीक है, यहाँ से आगे जो भी हमारा सूट है, लेट्स सपोज अगर आपने वो जो बीबी आपके पास आई है उसने अगर खुला लेनी है तो आप लिख देंगे सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला। या आपके पास वो जो बीबी आई है उसने खुला नहीं लेनी बल्कि बच्चों की कस्टडी लेनी है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे सूट फॉर या पटिशन फॉर द कस्टडी ऑफ द माइनर टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल एज पर्सन, यानी बच्चे के पर्सन की हद तक भी, बच्चे की प्रॉपर्टी की हद तक भी जो है वो आपको कस्टडी चाहिए। आपको मेंटेनेंस अलाउंसेस चाहिए तो आप यहाँ पे लिख देंगे सूट फॉर मेंटेनेंस अलाउंसेस ऑफ प्लेंटिफ एज वेल एज माइनर, मतलब अगर वो बच्चे हैं तो उनका भी साथ साथ इस प्लेंटिफ का भी। अगर आपने जो है वो सूट फाइल करना है इसके अलावा डाउरी आर्टिकल्स का तो आप लिख देंगे सूट फॉर रिकवरी ऑफ डाउरी आर्टिकल्स। कितने के हैं वो डाउरी आर्टिकल्स? 20 लाख 50 लाख जितने के भी, वो लिस्ट जो अटैच है उस लिस्ट के मुताबिक वो टाइटल दे देंगे। तो ये सारे केसेस मैंने आपको ड्राफ्ट करना सिखाए, सिर्फ ड्राफ्ट करना नहीं सिखाए बल्कि अगर आप डिफेंडेंट साइड से हैं तो डिफेंडेंट साइड से रिटन स्टेटमेंट कैसे देनी है, इसको रिस्पोंड कैसे करना है, ये भी मैंने आपको सिखाया। ठीक है, तो ये इसके बाद आ जाए जी, अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ इन दावों के बारे में, मतलब मेन चीज़ें जो आपने हर एक दावे में जिनका ख्याल रखना है। लाइक अगर बात कर लेते हैं ये खुला की, सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की, कोई बीबी आपके पास आ गई है तो आते सार आपने कोशिश करनी है कि आते सारे उसको ये ना कहें ठीक है फीस लेके आओ और ठीक है जी खुला दायर करते हैं। पहले उसको सारे कंसिक्वेंसेस के बारे में बता दें। अगर तो उसके कोई बच्चे हैं तो उसको बता दें कि ये रुल जाने हैं। ठीक है, अगर कोई गुंजाइश बनती है तो पैचअप करें कि कोशिश हो जाए पैचअप की, कोई रिकन्सिलिएशन हो जाए। अगर तो हो जाती है तो नेकी है, कमानी चाहिए। ठीक है, पैसे आते रहेंगे, सारी ज़िंदगी पड़ी है। लेकिन अगर रिकन्सिलिएशन नहीं होती तो अल्टीमेटली आपने ना खुला करवाई तो कोई दूसरा करवा देगा, तो फिर आप ही करवा दें, बेहतर है। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में मैंने बता दिया अगर ऑन द बेसिस ऑफ खुला है तो कोई भी वकील इसको नहीं रोक सकता। ठीक है, औरत ने अदालत में जाके कह दिया
कि मुझे मेरे हस्बैंड से नफरत है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, द सोल थिंग इज इनफ फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला। ठीक है, खुला की बिना पे सूट को मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए ये रीज़न काफ़ी है। अदालत जो है वो मसालहत की डेट रखती है, अदालत में सूट फाइल हो गया, दूसरी पार्टी को हस्बैंड को नोटिस जाता है। ठीक है, हस्बैंड जो है वो अदालत में पेश हो गया, पेश हो के अदालत मौका देती है दोनों पार्टीज़ को, अगली तारीख डाल दी जाती है और उसमें ऑर्डर होता है फॉर रिकन्सिलिएशन। रिकन्सिलिएशन होता है कि दोनों पार्टीज आपस में देख लें, कोई मसालहत होती है तो कर लें, कोई रिकन्सिलिएशन हो सकती है तो कर लें। अगर तो मसालहत हो जाती है तो सुलह सफाई हो जाती है, अदालत जो है वो ऑर्डर में लिख देती है कि ये खुला का केस आया था, रिकन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स जो है वो सक्सेसफुल हो गई हैं, दोनों पार्टीज़ ने आपस में जो है रिकन्सिलिएशन कर लिया, मसालत कर ली है, खुला का केस यहीं पर डिसमिस किया जाता है, दोनों पार्टीज़ घर में जाके आपस में हैप्पी रहें। ठीक है, इसमें जो वकील हैं उनको भी रोल प्ले करना चाहिए। आई रिमेंबर वेरी वेल कि इनिशियल डेज में जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो मैंने पहले भी बताया था शायद लेक्चर में कि एक बीबी थी, 4 उसके बच्चे थे और वो खुला के लिए आ गई और हम जो है वो डिफेंडेंट साइड से थे, मतलब जो उसका हस्बैंड था उसकी तरफ से थे। तो जब वो तारीख पे आया, मैं तब मतलब एज अ जूनियर काम कर रहा था, जो मेरे सर थे उन्होंने केस दिया था। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी जाएं और आज एविडेंस है, वो एविडेंस जाके नहीं, रिकन्सिलिएशन है, रिकन्सिलिएशन जाके देखिए मसालहत हो सकती है तो करवा दें। तो मैंने वो जो आदमी था उसको पूछा कि भाई क्या तुम्हारी काम क्या करते हो? उसने कहा जी दिहाड़ीदार मजदूर हाँ। मैं कहा जी कितना कमा लेते हो? तो दिहाड़ी का जो है वो 600-700 रुपया, ये 2020 की ऑलमोस्ट बात है। ठीक है, तो मैं क्या अच्छा, तो तुम्हारी बीवी को मसला क्या है? ऐसा कोई भी मसला नहीं है, बस घर में थोड़ी मोटी जो है वो लड़ाई हुई थी, झड़प हुई थी, उसकी वजह से जो है वो मामला यहाँ तक आ गया। वो बीबी अदालत में आई तो मैंने उसको भी जो है वो रिक्वेस्ट की कि बात सुन ले ज़रा, रिक्वेस्ट करके कोशिश की। मैंने कहा यार 4 आपके बच्चे हैं और हस्बैंड आपका जो है वो देखें माड़ा गरीब बंदा है, तो जाना आपका कुछ नहीं है, जाना उसका भी कुछ नहीं, माइट भी उसको भी आगे कोई ना कोई मिल जाए, तो आपके आगे 4 बच्चे हैं, आपको मुश्किल ही है कि मिले इस लेवल पे। वैसे अब तो खैर ट्रेंड कुछ और चल रहा है, एनी हाउ उसको हम डिबेट नहीं करते हैं। तो वो सम हाउ उसको बीबी को अल्लाह भला कर उसको बात समझ आ गई, उन्होंने आपस में रिकन्सिलिएशन कर ली, मसालत कर ली, बात वहीं पे ख़त्म होगी। माइट भी आज वो इकट्ठे होंगे और कहीं ना कहीं माइट भी हमें उनके बच्चे जो हैं उनकी दुआएं भी आएंगी। ठीक है, तो ये काम कोशिश करें कि करें। ठीक है, फीस जो है वो आती रहनी है। कितनी फीस ले लेंगे खुला के केस में? 20 ले लेंगे, 25 ले लेंगे, एवरेज लॉयर 15,000 में भी करवा देते हैं, 50,000 ले लेंगे, लाख रुपया ले लेंगे। ठीक है, खाया ही जाना ना, लेकिन कोशिश करें कि नेकी कर लें। अगर तो मसालत होती है तो करवाएं। ठीक है, खुला के मैटर में ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बीइंग अ टीचर। ठीक है, ये आपने कोर्स किया, यहाँ से आप ये भी बातें सीख के रहे। तो अगर मसालत होती है तो ठीक है, अगर नहीं कामयाब होती तो वहीं पे अदालत जो है वो बाउंड नहीं है कि एविडेंस भी रिकॉर्ड करे, औरत का वहीं पे बयान रिकॉर्ड करे और मौके पर जो है वो खुला का ऑर्डर कर सकती है। लेकिन प्रोसीडिंग्स ये चलती हैं कि फिर औरत का बयान लिख लिया जाता है, उसकी तस्वीर जो है वो ऑर्डर शीट में ले ली जाती है और एक सपोर्टिंग विटनेस नॉमिनी ले लिया जाता है जो उसके हक में बयान देता है कि हाँ जी ऐसे ही है जैसे इसने दावे में सारी चीज़ें की, तो खुला हो जाती है। खुला के खिलाफ कोई अपील भी नहीं है। ठीक है, खुला हो गई है तो मतलब खुला हो गई, लेकिन ये खुला हो गई है इसका ये मतलब नहीं है कि शादी खत्म हो गई है। खुला हुई है ये सिर्फ एक पहला स्टेप है, इसके आगे प्रोसीजर है प्रॉपर। इस खुला को आपने खुला की डिग्री के ऑर्डर्स लेने हैं, वो ऑर्डर्स आपने यूनियन काउंसिल में जाके जमा करवाने हैं। यूनियन काउंसिल बीवी को भी ऑर्डर करेगी, नोटिस भेजेगी और हस्बैंड को भी भेजेगी और दोनों को जो है वो बुलाएगी। बुला के अगेन यूनियन काउंसिल में कोशिश की जाएगी कि उनके दरमियान रिकन्सिलिएशन हो जाए, मसालत हो जाए। अगर पहली दफ़ा नहीं हुई तो ठीक है, फिर 1 महीने बाद नोटिस भेजा जाएगा, दूसरी दफ़ा मसालत कराने की कोशिश की जाएगी। अगर फिर भी मसालहत नहीं हुई तो फिर तीसरा नोटिस भेजा जाएगा। अगर लेट्स सपोज तीसरे नोटिस पे जाके मसालहत हो जाती है, रिकन्सिलिएशन हो जाती है, तो यहाँ पे भी उनके दरमियान सुलह हो गई है, वो अपने घर जाके आराम से सुकून से ज़िंदगी वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, खुला इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, खुला वहीं पे खत्म हो गई। हाँ, इन राइटिंग जाके आप अदालत में बयान जरूर दे दें कि ये खुला हुई थी लेकिन हमारी अब आपस में सुलह सफाई हो गई है। लेकिन अगर यूनियन काउंसिल का तीसरा नोटिस आ जाता है और तीसरे नोटिस पे भी हस्बैंड वाइफ चले जाते हैं और जाके फिर भी उनकी आपस में मुसालहत नहीं होती, तो फिर जाके खुला जो है वो टेक इफेक्ट करेगी और फिर यूनियन काउंसिल आपको तलाक मौसर सर्टिफिकेट देगी और फिर औरत जो है वो किसी अगली जगह पे शादी कर सकती है। अब ये है प्रोसीजर।
अब नॉर्मली क्या होता है कि लॉयर हजरात क्या करते हैं, खुला का केस औरत की साइड से फाइल कर देते हैं और हस्बैंड को पता भी नहीं होता, हस्बैंड को नोटिस नहीं भेजते, एक्स पार्टी खुला ले लेते हैं अदालत से, ठीक है, हस्बैंड को पता ही नहीं है कि मेरी बीवी ने जो है वो खुला फाइल की हुई है। अब वो आराम से यही कह रहा होता है नाराज है मेके बैठी है, वो वहां पे जो है वो उसको पता नहीं होता, खुला आ जाती है। यूनियन काउंसिल जाते हैं, वहां पे जाके 5,000 रुपया यूनियन काउंसिल वालों को भी दे जाते हैं, उनको कहते हैं कि हस्बैंड को नोटिस नहीं भेजना, वैसे ही कार्रवाई पूरी करके ना तो 3 महीने बाद सर्टिफिकेट दे देना। वो यूनियन काउंसिल वाले भी क्या करते हैं, वो हस्बैंड को नोटिस ही नहीं भेजते हैं, वो इधर से ही सारी कार्रवाई करके तो जो है वो तलाक मुआवजा सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं, और फिर औरत जाके हस्बैंड को बता रही होती है मैं खुला भी ले ली है और मैं तलाक मुआवजा सर्टिफिकेट भी ले लिया है। ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, इसको कोशिश करें कि डिस्करेज करें, और प्रॉपर जो प्रोसीजर है, खुला तो वैसे भी हो ही जानी है, ठीक है, तो अगर कोई मसालियत होती है तो उसके लिए आपने कोशिश करनी है, अगर नहीं होती उनके दरमियान तो वो अपना उनका एक फेल हो सकता है, ठीक है, आप कोशिश करें कि आप जो है वो किसी नेकी का बायस बन जाए। तो ये हमने खुला को सारा जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन कर लिया। अब खुला का दावा कैसे तैयार करना है, मैंने ड्राफ्ट सारा तैयार करना आपको सिखाया हुआ है, नीचे प्रेजेंटेड भी है, नोट्स के अंदर अवेलेबल है, सारा दावा आप वैसे लिख सकते हैं। अगर आपका कोई फैक्ट उससे अल्टरनेटिव है, कुछ चेंज हो रहा है, तो वो आप चेंज कर दें। पार्टीज की डिटेल्स ऑब्वियसली चेंज होंगी, निकाह की डेट चेंज होगी, हक महर चेंज होगा, बाकी फैक्ट्स एंड फिगर्स वही रख के आप जो है वो वही दावा तैयार करके साथ उसके क्या लगाएंगे, निकाह नामे की कॉपी, साथ क्या लगाएंगे, सिविल कोर्ट जाएंगे, स्टेशनरी वाले फट्टों पे बैठे होंगे, उनको कहें फैमिली सूट का सेट दे दें, वो आपको 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स देंगे, वो आपने साथ लगा देने हैं। उन पे एड्रेस मांगा होगा मुद्दई का, वो लिख देना है, मुद्दा का वो लिख देना है। तो ये वो चीज़ें फॉर्मेलिटी पूरी करके आपने उसको वीआईपी फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट्स को लगाना है, मुद्दइया जो साथ लेके जाना है, उसकी बायोमेट्रिक करवानी है, दावा दायर कर देना है। आपको दायरगी रूम वाले कहेंगे कल आके पता कर लें किस अदालत में गया है, या अगर सुबह 9 बजे फाइल किया है तो कह सकते हैं 12 बजे आके चेक कर लें। आपने 12 बजे जाना है, देखना है किस जज के पास गया है, वो मिस्टर बिलाल साहब के पास चला गया, मिस्टर बिलाल साहब की अदालत में जाना है, जाके रीडर साहब को कहना है जी वो आज केस फाइल किया था, फ्रेश अदालत में आया, वो रीडर साहब देखेंगे फ्रेश फाइल आई होगी, वो जज साहब के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, रीडर साहब खुद ही से जो है वो उसमें डेट कर देंगे और ऑर्डर कर देंगे। ऑर्डर क्या होगा, पहला ऑर्डर क्या होगा कि जो डिफेंडेंट है, मुद्दा अलैह है, उसको आप नोटिस करवा दें, अखबार इश्तहार करवा दें, चस्पानदगी करवा दें, और 7-10 दिन की डेट डाल देंगे और कहेंगे इस डेट को ये सारा प्रोसेस करवा के आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने उसी अदालत के अंदर जाना है, फिर ये सारा प्रोसेस करवा के। वो प्रोसेस कैसे करवाना है, लेक्चर मौजूद है, ठीक है, सारा जाके सुने, आपको समझ आ जाएगी। यहां तक हमने खुला पढ़ लिया, ठीक है। अब वो जो औरत आपके पास बैठी हुई है वो कहती है वकील साहब खुला के साथ साथ मुझे खर्चा भी चाहिए, मेंटेनेंस भी चाहिए, मेरे बच्चे हैं 2, उनको इनका बाप जो है वो खर्चा नहीं देता, तो वो खर्चा भी क्लेम करना है। तो अब आप जो है वो क्या उससे रिक्वायर करेंगे औरत से। अब जब खुला की बात थी तो सिर्फ निकाहनामा चाहिए था, अब साथ मेंटेनेंस भी आ गई है, तो जब साथ मेंटेनेंस अटैच हो गई है तो आपको खुला के साथ निकाहनामे के साथ साथ जो है वो मेंटेनेंस अलाउंसेस लेने के लिए हस्बैंड की जो सैलरी स्लिप्स हैं वो साथ लगाने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि वही साबित करेंगी कि किस तरह से मतलब कितना वो कमाता है और कितने वो पर मंथ जो है वो दे सकता है एज आ मेंटेनेंस अलाउंस, ठीक है। तो मेंटेनेंस के केस में दावा कैसे तैयार करेंगे, अदालत का नाम वैसे ही, प्लेंटिफ की डिटेल्स वैसे ही, डिफेंडेंट की डिटेल्स वैसे ही, सूट फॉर मेंटेनेंस अलाउंसेस, रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस अलाउंसेस कितना चाहिए, 25,000 पर प्लेंटिफ, या जितना भी आप समझते हैं। फैक्ट्स कहाँ से स्टार्ट होंगे कि एड्रेसेस आर करेक्ट, दूसरा पैरा कि इस डेट को इतने हक महर के इवज जो है वो शादी हुई, नीचे मामला पहले ठीक रहे बाद में ख़राब हो गए, अगर खुला हो गई है, तलाक हो गई है तो एक पैरे में जिक्र कर दें, अगर नहीं भी हुई आप उसके घर में भी रह रहे हैं फिर भी आप जो है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, ये आपका राइट है, ठीक है। तो मैं जो है वो इतने साल से इसके साथ रह रही हूँ या इतने मंथ से इसने मुझे जो है वो खर्चा नहीं दिया, मुझे मेरा खर्चा जो है वो लेके दिया जाए, ये फ़लाँ कारोबार करता है, उस कारोबार से ये मंथली इतने पैसे कमा लेता है और इतने पैसे कमाते हुए ये मुझे और मेरे बच्चों को इतने पैसे आराम से मंथली पे कर सकता है, वो सारा प्रूफ साथ लगा के ये दावा फाइल कर दें। ये दावा कैसे फाइल करना है, अगेन वही, प्लेंट आपकी तैयार हो गई है, प्लेंट तैयार होके साथ आपका निकाहनामे की कॉपी लग देगी, निकाहनामे के साथ अगर हस्बैंड की कुछ सैलरी स्लिप्स हैं तो वो साल लग देंगी, साथ वही फैमिली सेट सिविल कोर्ट स्टेशनरी वालों से लेके साल लगाना है, प्लेंटिफ को मौके पे बुला लेना है, उसकी बायोमेट्रिक करवा लेनी है, अदालत के अंदर सूट फाइल कर देना है, स्टेजेस सारी अगेन वही होंगी, या तो एक्स पार्टी डिग्री हो जाएगा, उसको फिर
जो है वो डिग्री की एग्जीक्यूशन करवानी है आपने। अगर एक्स पार्टी डिग्री नहीं हुआ, दूसरा बंदा पेश हो गया तो पेश होकर डिग्री हो जाएगा, देन उसकी एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन क्या होती है, एक दफ़ा अदालत ने कोई ऑर्डर कर दिया है, देन उसको अमल दरामद आपने करवाना होता है, ठीक है, ये अलग से। तो ये मेंटेनेंस का, इन दोनों को आप इकट्ठा भी कर सकते हैं। आप खुला के साथ मेंटेनेंस का भी केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली वकीलों ने क्या करना होता है, खुला एक्स पार्टी लेनी होती है, हस्बैंड को पता भी ना चले, तो मेंटेनेंस में नॉर्मली जो नोटिस करना पड़ता है, हस्बैंड आएगा तभी तो खर्चा देगा, तो इसलिए वो अलग ही मेंटेनेंस का भी सूट फाइल कर देते हैं। अच्छा, आप हस्बैंड की तरफ से हैं, आपने रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो फाइल करनी है, तो आपने हस्बैंड से क्या चीज़ें लेनी है फिर। अब आप जो है वो डिफेंडेंट की साइड से वकील हैं, तो पहले तो उसको जो है वो थोड़ा सा आपने क्या लें कि डांटना है भाइयों की तरह, और थोड़ा सा उसको डराना भी है कि यार जिंदगी जड़ी है ना, जिमें एक दफ़ा लब दी होवे, शादी भी एक दफ़ा ही होंगी, बाद च भी हो सकती है, लेकिन जड़ी सही वाली हो एक दफ़ा ही होंगी है, बाद विच बंदा जलील ही होंदा। तो बंदे का पुत्र बन जा, माफ़ी मंग लै, सॉरी कर लै, एक्सक्यूज़ कर लै, कोशिश करनी है कि वो किसी तरह से समझ जाए, मुसालत की तरफ आ जाए, अपनी बीवी से कोई ना कोई पैचअप कर ले। अगर तो कर लेता है वेल एंड गुड, अगर नहीं करता तो फिर आप पे फीस हलाल है, फिर टिका के लें, ठीक है। फिर रिटर्न स्टेटमेंट दें उस दावे में। रिटर्न स्टेटमेंट जब आपने यहाँ पे मर्द की तरफ से देनी है, तो इसमें 2-4 बातें हैं जिनका ख्याल रख लें। अक्सर ऐसे होता है, अक्सर नहीं 99% ऐसे होता है कि वकील हजरात खुद दावा नहीं लिखते हैं, स्टेनोज से लिखवाते हैं। स्टेनो जब भी दावा लिखता है तो स्टेनो ने फैक्ट्स वही रटे होते हैं कि हस्बैंड जो है वो जानी है, शराबी है, लड़कियां छेड़ता है, रात को घर लेट आता है, भंग पीता है, चर्स पीता है, अफीम पीता है, आइस का नशा करता है, गालियां देता है, मुझे मारता है, पीटता है, जो भी जितनी भी कोई बुराइयां हो सकती हैं ना, वो स्टेनोज ने दावे के अंदर लिख के रखी होती हैं। आप दावा दायर करने जाते हैं, सारी बुराइयां वो आपकी भी। अब एक बद है तो लाजमी तो नहीं सारे ही बद होंगे, सारे ही बुरे होंगे। हो सकता है किसी का बंदा चंगा भी हो, औरत को वैसे ही उसका मुंह पसंद ना हो तो वो खुला लेने आ गई हो, तो अगर उसका मुंह पसंद नहीं है तो ये एक सेपरेट थिंग है, इसमें उसको जानी तो ना गए, इसमें उसको शराबी तो ना गए, इसमें उसको गलत इल्जाम तो ना लगाए। जो भी केस फाइल होता है, औरत ने हल्फन इकरार किया होता है कि जो भी मैंने कहा सच का है, सच के सिवा कुछ नहीं कहा, ठीक है। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि मतलब हर केस में औरत ने हल्फन कहा होता है कि जो मैंने केस फाइल किया है, मैं ऑन ओथ इकरार करती हूँ कि मैंने फैक्चुअल बेसिस पे सही बात की है। तो यहाँ पे अगर आप डिफेंडेंट की वकालत कर रहे हैं, यानी हस्बैंड की वकालत कर रहे हैं, और आप हस्बैंड के वकील हैं, डिफेंडेंट के वकील हैं, तो आप एक एफर्ट यहाँ पे ये पुट कर सकते हैं कि जब आप दावा देखें और आप देखें कि दावे में ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि ये जो मेरा बंदा है ये जानी है, शराबी है, फ्रॉडी है, और रातों को लेट कर आता है, मुझे मारता है, पीटता है, ये है वो, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? लॉ ऑफ डेफामेशन पढ़ा है आपने, पार्ट 3 के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने टॉर्ट में भी पढ़ा है, क्रिमिनल लॉ में भी पढ़ा है। तो ये सरासर डेफामेशन है, यानी डीफेम किया जा रहा है आपको, यानी कोई भी ऐसी स्टेटमेंट दे देना किसी के बारे में जिससे वो डीफेम हो जाए, जिस जो चीज़ उसमें मौजूद नहीं है, वो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके बारे में, वो चीज़ कह रहे हैं उसके बारे में, तो यानी आप उसको डीफेम कर रहे हैं। तो आप वो दावा उठाएं उस बीवी का, ठीक है, उस प्लेंटिफ का, तो वो दावा उठा के आप जो है वो डेफामेशन का जाके उनको पहले तो लीगल नोटिस भेजें, बाद में जो है वो डेफामेशन का आप सूट फाइल कर दें, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे समहाउ, ठीक है, हस्बैंड जो है वो अपर एंड पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे औरत को होगा कि ले जी मेरे तो उल्टी पड़ गई है, ठीक है, तो वो समहाउ फिर कंप्रोमाइज़ की तरफ भी आ सकते हैं, रिकन्सिलिएशन की तरफ भी आ सकते हैं। तो अगर आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है डिफेंडेंट को, हस्बैंड को, तो फिर ज़रा अच्छे से करें, फिर साथ उसको ये भी गाइडलाइंस दें कि यार ये आपके बारे में इसने झूठ का है, इसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें आपने ख्याल रखनी है। देन रिटर्न स्टेटमेंट यानी हस्बैंड की तरफ से जब देनी है तो पहले प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस लगाने हैं कि दावा लेट फाइल किया है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ हरास करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए फाइल किया गया। देन हर पैरे का आपने जवाब देना है जो बन सकता है, ठीक है। वो भी रिटर्न स्टेटमेंट भी आपको इन डिटेल तैयार करनी सिखाई हुई है। देन नंबर 9 पे वी हैव डावर एंड डोरी आर्टिकल्स। निकाह के मौके पर 2 तरह से डावर होता है, एक होता है प्रॉम्प्ट जो कि मौके पे अदा कर दिया गया, 10,000 अदा कर दिया गया, एक होता है डेफर्ड गैर मुअज्जल, ऑन डाइवोर्स अदा किया जाएगा, यानी हस्बैंड अगर डाइवोर्स करता है तो इतना जो है ना गैर मुअज्जल डावर हक महर उसको देना पड़ेगा। तो ये
अगर आपको लेट्स सपोज तलाक दे दिया हस्बैंड ने, तो उस सूरत में गैर मुअज्जल जो आपका हक महर है वो आप उससे रिकवर कर सकते हैं, उसके लिए सूट फाइल कर सकते हैं। इसमें बीइंग एन एडवोकेट, बीइंग अ लॉयर, आप अपनी फैमिली मेम्बर्स में देखते होंगे, आप अपने नियर बाय रिलेटिव्स में देखते होंगे, आए दिन कोई ना कोई शादी होती है, आपकी सिस्टर की शादी हो रही है, आपकी फीमेल कज़न है उसकी शादी हो रही है, और कोई अजीज़ व कारब हैं फीमेल की शादी की जा रही है। तो यहाँ पे जो शादी करते हुए गैर मुअज्जल हक महर लिखवाया जाता है, उसमें नॉर्मली जो है वो पैसे लिखवा दिए जाते हैं। तो पैसे कह लें कि उनकी वैल्यू कम होती है, बढ़ती नहीं है। लेट्स सपोज अगर 2018 में किसी ने 5 लाख लगवाया था, तो आज जाके उसको 2026 में अगर तलाक हो रही है, तो तब तो 5 लाख की कोई वर्थ थी, आज 2026 में 5 लाख की ऐसा कोई वर्थ नहीं है। तो कोशिश करें कि जब भी गैर मुअज्जल हक महर लिखवाएं उसमें गोल्ड ऐड करवा दें। लाइक बीइंग अ लॉयर, बीइंग एन एडवोकेट, गाइड करें, मतलब नियर बाय रिलेटिव्स को, या शादी करनी है, सिस्टर की शादी करनी है, तो वहाँ पे जो गैर मुअज्जल हक महर है वो मौके पे देख लें उनकी क्या वो कहते हैं 5 लाख 10 लाख जो भी वो होता है एज अ सिक्योरिटी के हस्बैंड को आप बाउंड कर देते हैं कि वो तलाक ना दे, अगर दे भी तो उसको डर हो, खौफ हो कि यार इतने पैसे देने पड़ने, तो वो पैसों की जगह ना गोल्ड ऐड कर दें, क्योंकि गोल्ड जो है वो बढ़ता है। तो 2018 में गोल्ड की अगर वैल्यू देखें तो माइट भी लाख रुपया तोला होगा, ठीक है, आज 2026 में 4.5 पौने 5 लाख रुपया चल रहा है, तो मतलब वो कितना एड अप हो जाएगा। तब अगर 5 तोले लिखवाया था तब 5 लाख का बन रहा था, आज 5 तोले जो 20 लाख का बन रहा है, तो एटलीस्ट उसको होगा कि यार अगर डिवोर्स दूंगा तो ये जो डावर है ये अदा करना पड़ेगा गैर मुअज्जल। तो ये ज़रा ख्याल रखें, ठीक है, इस लेवल पे इन चीज़ों का आप ख्याल कर सकते हैं। डाउरी आर्टिकल्स की अगर बात करते हैं तो जो सामान जहेज होता है औरत का, ठीक है, खुला हो गई या तलाक हो गई, ठीक है, अनबन हो गई है, आगे रिश्ता कंटिन्यू नहीं है, तो औरत के जो वालिदैन हैं वो डॉरी आर्टिकल्स देते हैं, वो डॉरी का आर्टिकल्स आप रिकवर कर सकते हैं। डॉरी आर्टिकल्स रिकवर करने के लिए सूट कैसे तैयार करेंगे? अगेन वही अदालत का नाम, स्पेस छोड़ दें टिकट के लिए, प्लांटिफ की डिटेल्स, डिफेंडेंट की डिटेल्स, दावे का टाइटल क्या आएगा? सूट फॉर डॉरी आर्टिकल्स, सूट फॉर रिकवरी ऑफ डॉरी आर्टिकल्स एज पर द लिस्ट अटैच्ड विद द प्लेंट। उस लिस्ट के मुताबिक जो प्लेंट के साथ अटैच की गई है वो लिस्ट कैसे होगी? नीचे सारा दावा मौजूद है, आपने अच्छे तरीके से, इस पर अलग से लेक्चर भी मौजूद है, उसको जाकर सुनना है, ठीक है। लिस्ट में सारी चीज़ें लिख दी जाएंगी, 12 बिस्तर, 12 जो है वो रज़ाइयाँ, 12 जो है वो गद्दे, स्टील के जो है 24 गिलास, स्टील की जो है 24 प्लेटें, साथ जो है वो थर्मस दिया था जी ऑन द स्पॉट, ठीक है। फिर जो है वो कंबल दिए थे, एसी वाले अलग और दूसरे सर्दियों वाले अलग। फिर जो है वो उसके अलावा एलईडी दी थी, वॉशिंग मशीन दी थी, ड्रायर मशीन दी थी, अब तो वो मिक्सी आ रहा है, सब कुछ वही दे दी थी, ठीक है। उसके अलावा जो है वो साथ 2 टन का एसी लेके भेजा था, ठीक है। एंड ऑल इन ऑल जो भी था सारी लिस्ट बना के साथ अटैच करके आप लगाएंगे इसके डोरी आर्टिकल्स के, जो जो दिया था। स्टील के कितने बर्तन थे, प्लास्टिक के कितने थे, चीनी का सेट कौन सा था, ठीक है, पत्थर का सेट कौन सा था, चाय का सेट कौन सा था, उनकी वैल्यू कितनी थी, 1-1 लाख का, 1.5 लाख का, 2-2 लाख का एक सेट आ रहा है आजकल ना, वो पत्थर के चीनी के सेट होते हैं, वो डिनर सेट जो कभी जिंदगी में 25 साल शादी गुजर जाती है, मेरी माँ का डिनर सेट आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन वो देना मस्ट होता है, ठीक है, नक नहीं रहती। तो वो क्या है कि वो सारी चीज़ें आपने डायरी आर्टिकल्स की लिस्ट में साल लगा के मेंशन करके फिर डायरी आर्टिकल्स का दावा जो है दायर करना है। इसमें नॉर्मली अगर आपके पास रसीदें हैं उस सामान की तो वो साल लगा दें, अगर नहीं है तो मसले वाली बात कोई नहीं है, ठीक है। अदालत इसमें देखती है कि ऐसी कौन सी आइटम्स थी जो कि पेरिशेबल थी, दौरान इस्तेमाल 10 साल आपकी शादी रही है तो इन्होंने इस्तेमाल की होंगी, ये चीज़ें टूट गई होंगी, ख़राब हो गई होंगी, तो वो अदालत डिग्री नहीं करती। और जो अदालत को चीज़ें लगती हैं कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी भी इंटैक्ट होंगी, पड़ी होंगी, उनकी हद तक अदालत नॉर्मली ऑर्डर कर देती है या अल्टरनेटिव पेमेंट का ऑर्डर कर देती है कि यार ये जो चीज़ें हैं ये तकरीबन 15 से 20 लाख मालियत की बनती हैं, या तो ये चीज़ें डॉरी आर्टिकल जो है उसको वापस किया जाए औरत को, या 15 से 20 लाख जो बनता है उसको पैसों की शक्ल में दिया जाए। तो इसका भी जब डॉरी आर्टिकल्स का जो है वो दावा आपका डिग्री हो जाएगा तो इसकी भी आप एग्जीक्यूशन लगाएंगे, ठीक है, और इसको अमल दरामद करवाएंगे। ये यहाँ तक ये सारे हो गए कि मतलब अगर खुला लेनी है तो कैसे लेनी है, बच्चों की मेंटेनेंस लेनी है तो कैसे लेनी है, बीवी ने अपनी मेंटेनेंस लेनी है तो कैसे लेनी है, और अगर कोई डावर है तो कैसे लेना है, डावरी आर्टिकल है तो कैसे लेना है। इसमें मैंने आपको लास्ट पे लिखा होगा
खुला ऑन द ऑप्शन ऑफ पुबर्टी, यानी माइनर थी लड़की, उस टाइम गार्डियन के थ्रू उसकी शादी हो गई। जब लड़की मेजर हुई तो उसने कहा मैंने तो शादी कंटिन्यू नहीं करनी है, तो पुबर्टी की ग्राउंड पे कि अब मैं बालिग हो गई हूँ, अपना फैसला खुद कर सकती हूँ, मैंने इस शादी को कंटिन्यू नहीं रखना, डिसॉल्व करवा सकते हैं। दावा मैंने इसके पे आपको करवाया हुआ है, लेक्चर इन डिटेल पढ़ा हुआ है, ड्राफ्ट इन डिटेल पढ़ा हुआ है, अच्छे तरीके से उसको भी देखें। एनी हाउ देन हम आ जाते हैं, बच्चों की कस्टडी चाहिए, आपने गार्डियन अपॉइंट होना है, बच्चों की कस्टडी लेनी है परमानेंट, ठीक है। दो तरह से कस्टडी होती है, एक होता है कि सिर्फ पर्सन की हद तक जिसमें सिर्फ बच्चे की कस्टडी ले रहे हैं, लेकिन अगर बच्चे के नाम पे कोई प्रॉपर्टी भी है तो फिर आप पर्सन एज वेल एज प्रॉपर्टी दोनों की हद तक बच्चे की कस्टडी ले सकते हैं। और कस्टडी का सोल प्रिंसिपल क्या है, मैंने पहले भी आपको बारहा बताया है, एक चीज सिर्फ जो माँ का दूध पीता जो बच्चा है ना, 1.5 महीने का कह लें बच्चा है, 1 महीने का बच्चा है, माँ का दूध पीता, अभी सकलिंग चाइल्ड है, दूध पीने वाला बच्चा है, उसकी कस्टडी भी बाप को दी जा सकती है। इसमें कुछ नहीं देखा जाएगा कि माँ का दूध पीता अभी इसलिए माँ को ही देना, बाप को नहीं देना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखा जो जाएगा इसमें सोल प्रिंसिपल, जिस चीज को कंसीडर किया जाएगा वाइल डिसाइडिंग द कस्टडी ऑफ द माइनर, वो ये चीज देखी जाएगी कि बच्चे की वेलफेयर किसके साथ है। अगर तो बच्चे की वेलफेयर माँ के साथ है तो बच्चा माँ को दे दिया जाएगा, अगर बच्चे की वेलफेयर जो है वो बाप के साथ है तो बच्चा बाप को दे दिया जाएगा। वेलफेयर में क्या आता है कि कौन इसकी एजुकेशन अच्छी कर सकता है, कौन इसको जो है वो एक अच्छा शहरी बना सकता है, कौन इसको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकता है, कौन इसकी जरूरियात सारी की सारी पूरी कर सकता है। अगर तो वो माँ है तो कस्टडी विल गो विद द मॉम, ठीक है। अगर वो बाप है तो कस्टडी विल गो विद द फादर, ठीक है। तो ये इसमें कस्टडी में देखा जाएगा। इस पे भी इन डिटेल आपको ड्राफ्ट्स भी करवाए हुए हैं, विद एग्जांपल्स करवाए हुए हैं, कंसेप्ट अलग से डिस्कस किया हुआ है, इन डिटेल लेक्चर्स मौजूद हैं, आपने सुनने हैं, इसको पढ़ना है, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। देन कॉन्जुगल राइट्स है, ये बताया था कि एक साइड से अगर दावा फाइल किया गया है शादी को डिसॉल्व करने का, तो दूसरी साइड से जो है वो कॉन्जुगल राइट का दावा फाइल किया जा सकता है के साथ रहे मेरे, और मेरे जो भी हकूक़ ज़न शोई हैं वो पूरे करे और मामला हमारे आगे चले, ठीक है। डावर मनी ऊपर मैं बता चुका हूँ, खुला ऑन द ऑप्शन पुबर्टी मैं बता चुका हूँ। डाइवोर्स प्रोसीजर लास्ट पे एक ऐसा टॉपिक है जो हमने नहीं किया, डाइवोर्स प्रोसीजर पे इन डिटेल में लेक्चर जो है इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है वो इस पर प्रोवाइड कर दूंगा। ये वो सारा हमारा कोर्स था जिसमें हमने जो है वो ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल पढ़ी। अगर आप इस कोर्स को सो फार आपने पढ़ा है तो यकीनन आप खुद में कॉन्फिडेंट होंगे कि यार हमने कुछ लर्न किया है। वो चीज़ें जो बाकी लोगों ने 4 से 5 साल प्रैक्टिस में जाके भी नहीं सीखी हैं, वो आपने इस कोर्स के दौरान सीखी हैं। आपको A to Z बताया गया चीज़ों के बारे में। लाइक अब इसके मैं फीचर्स बता देता हूँ इस कोर्स के कि जिसने ये कोर्स किया है उसको सबसे पहले बेसिकली पता होगा कि अगर मैं फैमिली की प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ तो कौन से कवानीन मुझे हेल्प करेंगे, ठीक है। कवानीन का जब पता चल जाएगा तो उसको पता होगा कौन सी अदालतें हैं फैमिली साइड पे जहां मैंने केस फाइल करना है और किन किन अदालतों से होता हुआ मेरा केस फाइनल होगा। नंबर 3 पे उसको पता होगा कि मैंने केस अदालत में कैसे फाइल करना है, फाइलिंग का सारा प्रोसीजर हमने इसमें समझाया। फाइलिंग के बाद उस बच्चे को पता होगा कि एक केस मेरा जो फाइल हो गया है, अब फाइल होने से डिसाइड होने तक, जजमेंट आने तक, डिग्री आने तक मेरा केस किन किन मराहल से, किन किन स्टेजेस में से गुजरना है, ये उसको पता है। अब अगर उसके पास कोई औरत आ गई है कि मुझे खुला चाहिए, तो उस बच्चे को खुला का सारा प्रोसीजर पता है, उस बच्चे को पता है मैंने खुला का दावा तैयार कैसे करना है, उस बच्चे को पता है मैंने खुला का दावा दायर कैसे करना है, उस बच्चे को पता है खुला का दावा मैंने डिग्री कैसे करवाना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरे जिन्होंने इस कोर्स को करके उसके बाद जो है वो प्रैक्टिकली ये काम किए भी हैं अदालत में विद आवर गाइडलाइंस, ठीक है। देन वो जिस बच्चे ने ये कोर्स किया है उसको पता है कि मैंने जो है वो औरत को मेंटेनेंस खर्चा कैसे लेके देना है, ठीक है। उस बच्चे को पता है कि औरत के जो बच्चे हैं उसको उसका खर्चा कैसे लगवाना है और खर्चे का जो दावा करना है, नानो नफका जिसको उर्दू में बोलते हैं, मेंटेनेंस का जो दावा है, इसके साथ क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, निकाहनामा लगना है, हस्बैंड की सैलरी स्लिप्स मस्त लगनी है, अगर बच्चों का खर्चा क्लेम कर रहे हैं तो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट साथ मस्त लगने हैं, बच्चों की अगर कोई कॉलेज की फ़ी है मेंशन करें, इतनी फ़ी है, इतनी ट्यूशन की फ़ी है, इतनी स्कूल की फ़ी है, ये अदा करनी है, इतना खर्चा बनता है हमारा, ये दें, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें ख्याल रखनी है। अगर आपको डावर चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि गैर मुअज्जल जो डावर है ऑन द डिवोर्स आप क्लेम कर सकते हैं, उससे पहले भी अगर करना चाहें तो आपका हक है। व्हेन डिमांड, जब भी औरत डिमांड करे वो जो है वो खर्चा ले सकती है।
सॉरी डावर हक महर जो डिमांड कर सकती है, वो कैसे रिकवर करना है वो आपको सारा इस कोर्स में हमने सिखाया। देन डाउरी आर्टिकल्स है, खुला हो गई है, तलाक हो गई है, सामान जहेज मर्द के घर में पड़ा हुआ है, उसको कैसे रिकवर करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, निकाहनामा साथ लगाना है, और क्या लगाना है, लिस्ट सारी साथ लगानी है। लिस्ट में क्या चीज़ें होंगी, वो सारा सामान A to Z जो आपको एट द टाइम ऑफ मैरिज मिला था, वो सारा सामान इस लिस्ट के साथ लिखना है, ठीक है। अगर रसीदात है सामान की तो साथ लगा देनी है, नहीं है तो कोई मसला नहीं। अब ये भी सारा पता है। औरत का जो बच्चा हुआ है वो उसके एक्सपेंसेस उसके माँ बाप ने भरे थे, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस उसके माँ बाप ने भरे थे, ठीक है। ड्यूटी इसकी थी, हस्बैंड की थी, इसने पे करना था। वो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर आपने रिकवर करवाने हैं तो वो आपको दावा तैयार करवाया है, दावा तैयार करना आपको आता है, फाइल कैसे करना है आपको आता है, डॉक्यूमेंट साथ क्या लगने हैं, निकाहनामा लगेगा, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, जिस हॉस्पिटल से इलाज हुआ है उसकी सारी स्लिप्स लगेंगी, दावा आप दायर कर देंगे, ठीक है। देन अगर कोई बच्चा उसकी कस्टडी लेनी है, कैसे लेंगे, दावा कैसे, पिटीशन कैसे तैयार करनी है, ड्राफ्ट तैयार करना सिखाया है। क्या डॉक्यूमेंट साथ लगेंगे, निकाहनामा लगा दें, प्रूव आ गया शादी का, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगा दें जो कि पैदा हुआ है, माइनर है साबित हो जाएगा बर्थ सर्टिफिकेट से। अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट साथ लगा दें और बता दें कि वेलफेयर बच्चे की मेरे साथ है, बच्चे की कस्टडी जो है वो मुझे दी जाए, पर्सन की हद तक भी, प्रॉपर्टी की हद तक भी, ठीक है। ये सारा कुछ इस कोर्स का हिस्सा था। A to Z हमने हर चीज़ को इन डिटेल कवर किया है। आज इसको हमने कंक्लूड लेक्चर के तौर पे डिस्कस किया है, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग को हमने अगेन जो है वो रिकंसीडर किया है। होपफुली ये कोर्स जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। घर में रहते हुए आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके हाथों से गुजरी होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में बैठ गई होंगी, और मज़ीद आपकी प्रैक्टिस के लिए 2 महीने तक ये कोर्स आपके ड्राइव्स पे अवेलेबल रहेगा। इसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इसके लेक्चर्स सुने, इसके नोट्स हैं उनको हैंड रिटन अपने पास महफूज कर लें, और जहाँ पे कोई मसला आता है, लाजमी नहीं है कि ये कोर्स यहाँ पे ख़त्म हो गया तो आपका मेरा ताल्लुक ख़त्म हो गया। 24/7 वेन एवर जो भी आपका क्वेश्चन हो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज इंशाल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, नेक्स्ट किसी कोर्स के साथ, नेक्स्ट किसी लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। जाने से पहले ये कोर्स आपको कैसा लगा, इस कोर्स में आपने क्या क्या सीखा, कितना आपके लिए यूज़फुल था, उसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा, चाहे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, चाहे व्हाट्सएप पे फीडबैक के तौर पे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।